हेलो। यह वीडियो आर्ट एंड कल्चर पर है और क्योंकि भारत के जो दो शहर ग्वालियर और कोझिकोड जो यूनेस्को की जो है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किए गए हैं, इसलिए ये वीडियो बनाया गया। साथ ही इसमें तानसेन और ग्वालियर, खासकर तानसेन पर भी एक वीडियो इसी में एक सूचना मतलब एक इन्फॉर्मेशन आएगी क्योंकि तानसेन जो है महान संगीतज्ञ माने जाते हैं, तो इसलिए जो है क्योंकि उनका संबंध जो है ग्वालियर से रहा है, इसलिए जो तानसेन के बारे में भी कुछ जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में रहेगी। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क UCCN ग्वालियर कोझिकोड ज्वाइन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। हाल ही में ग्वालियर और कोझिकोड, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, कोझिकोड केरला में। कोझिकोड को पहले कालीकट कहते थे। कालीकट का जानते हैं, पहले जो है बड़ा फेमस रहा है क्योंकि भारत में जो यूरोपियन आए सबसे पहले कालीकट में ही आए थे पोर्चुगीज, और वास्को डी गामा 1498 में कालीकट में आया, उसको अब कोझिकोड कहते हैं। अच्छा, कोझिकोड को साहित्य का शहर माना जाता है और ग्वालियर को जो है संगीत का शहर। यहाँ पर ग्वालियर में रिच म्यूजिकल हिस्ट्री रही है। यहाँ की जो ग्वालियर की जो है मध्यकाल से ही जो है एक प्रमुख जो है संगीत का केंद्र रहा है, और ख़ासकर जो तोमर वंश के जो शासक हुए हैं, जिनके विषय में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, जो है एक संगीत का महान केंद्र के रूप में उभर के आया। सिटी ऑफ म्यूजिक, रिच म्यूजिकल हिस्ट्री, लेजेंड्स लाइक मियाँ तानसेन एंड बैजू बावरा का संबंध भी जो है ग्वालियर से ही रहा है। अच्छा, बर्थ प्लेस ऑफ ग्वालियर घराना, जो संगीत का ग्वालियर घराना है उसका जन्म स्थान भी ग्वालियर ही माना जाता है, और हिंदुस्तानी जो संगीत का जो सबसे पुराना जो है घराना ग्वालियर घराना माना जाता है। ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिकल घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। अच्छा, आगे देखते हैं। इस नेटवर्क में जैसे कोझिकोड और ग्वालियर शामिल किए गए, लेकिन इससे पहले भी कुछ भारतीय शहर हैं जो इस नेटवर्क में शामिल हैं। वो हैं मुंबई फिल्म उद्योग के लिए, और चेन्नई म्यूजिक के लिए, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए, वाराणसी म्यूजिक के लिए। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है पाक कला, खाना बनाने की जो है, भोजन बनाने की जो कला होती है गैस्ट्रोनॉमी कहलाती है, उसको पाक कला कहते हैं। वाराणसी संगीत का, जयपुर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट का, शिल्प और लोक कला का, श्रीनगर जो है ये भी शिल्प और लोक कला का है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए। अच्छा, थोड़ा क्योंकि UCCN का आया है जिक्र, तो इसलिए थोड़ा सा इसके विषय में भी जान लेते हैं। जैसे हमने UNCC का मतलब है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी, और अगर किसी भी शहर को जो है ये टैग मिल जाता है UCCN का, तो उसको एक वैश्विक मान्यता मिलती है, और ख़ासकर इससे टूरिज्म को भी प्रोत्साहन मिलता है। UCCN tag gives global recognition and boosts tourism. It has 35 creative cities in more than 100 countries. इस नेटवर्क में जो यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, इसमें विश्व में 350 जो है शहरों को जुड़े हैं, जो 100 देशों में फैले हुए हैं, और स्पैनिंग 7 क्रिएटिव फील्ड्स, और इसमें 7 जो है सृजनात्मक क्षेत्रों को लिया जाता है, यानी कि जिसको भी इसमें शामिल किया जाता है, या तो वो शिल्प का वो शहर जो है शिल्प या फोक आर्ट का जो हो, और डिजाइन का हो, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स एंड म्यूजिक, यानी कि इस क्षेत्र में जो है वो कुछ सृजनात्मक जो है महत्व रखता हो वो शहर, तभी ये 7 फील्ड 7 क्षेत्र हैं, तभी वो इस नेटवर्क में शामिल होगा। पहला क्षेत्र है क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, दूसरा डिजाइन फिल्म, तीसरा गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी का मतलब पाक कला, भोजन बनाने की जो है जो कला होती है, उसके लिटरेचर साहित्य, मीडिया आर्ट्स एंड म्यूजिक जो है ये फील्ड है। अच्छा, क्योंकि ग्वालियर के विषय में जानकारी, ग्वालियर को इसको इस नेटवर्क में शामिल हुआ है, तो इसलिए ग्वालियर और ख़ासकर म्यूजिक का सेंटर रहा है।
वहाँ पर असल में तोमर वंश के शासक जो हुए हैं, हाँ, जैसे राजा मान सिंह तोमर हैड रिटन मान कोतूहल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये मान कोतूहल, और ये यूपीएससी ने भी इसको पूछ चुकी है। जो है ये मान कोतूहल क्या थी, बेसिकली ये बुक जो है, ये जो कृति है राजा मान सिंह तोमर जो थे, जो ग्वालियर से शासन कर रहे थे, वहाँ पर तोमर वंश का शासन था। और ये बुक ऑन रागाज, जो राग हैं, जो जो म्यूजिक में जो राग होते हैं उस पर है, यानी कि संगीत पर बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। मैंने इसको कहा कि यूपीएससी भी इसको पूछ चुकी है, शायद कम से कम 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, ये जो है इन्होंने बेसिकली इनके ये जाने माने जो है म्यूजिशियन थे, और जो है इन्होंने म्यूजिशियंस को पैट्रनाइज भी, इनके आश्रयदाता भी थे। तो इन्होंने अपने दरबार के जो म्यूजिशियंस थे, संगीतज्ञ, उनको जो प्राचीन परंपरा थी रागों की जो है, उसको शोध करने के लिए एक बनाया गया, उनको उस चीज़ में लगाया गया, और तब ये एक कृति बन के आई मान कोतूहल, जो क्यूरोसिटीज़ ऑफ मान। कोतूहल का मतलब क्यूरोसिटी, जिज्ञासा। तो ये रागाज पर है, यानी कि संगीत पर है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। ही रूल फ्रॉम 1486 से 1570, 1486 से 1517 तक इन्होंने शासन किया, एंड प्लेड ए डिस्टिंग्विश पार्ट इन द ग्रोथ एंड परफेक्शन ऑफ ध्रुपद। ध्रुपद के जो हैं कि विकास और उसकी जो पूर्णता में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेसिकली कुछ किताबों में लिखा है कि ध्रुपद इन्हीं की देन थी, लेकिन ऐसा नहीं था। ध्रुपद जो है का ओरिजिन इससे पहले ही प्राचीन काल में था, प्रबंध के नाम से। ध्रुपद है डिस ओरिजिन इन द ओल्ड प्रबंध। ध्रुपद जो है पहले से ही चला आ रहा था, और जो है इसकी यानी कि ध्रुपद की जो है उत्पत्ति प्राचीन काल में प्रबंध में आप मिलती है, यानी कि ध्रुपद इनकी देनी, लेकिन उसको विकसित करने में पूर्णता जो है और उसमें पूर्ण करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ही वॉज हिमसेल्फ ए स्किल्ड म्यूजिशियन एज वेल एज ए पार्ट ऑफ पैटर्न ऑफ म्यूजिशियन। ये स्वयं के एक जो है निपुण संगीतज्ञ थे, और साथ ही साथ पैटर्न से मतलब म्यूजिशियन के, संगीतज्ञों के आश्रयदाता, उनको जो है संरक्षक भी थे। कौन? राजा मान सिंह तोमर। राजा मान सिंह ये जो है तोमर वंश के थे, और एक राजा मान सिंह भी जो फेमस हुए अकबर के समय, वो कछुआ राजपूत थे, उनका इनसे कोई मतलब नहीं है, वो अलग चीज़ है। अच्छा, वन ऑफ हिज कोर्ट म्यूजिशियन बैजू बाबरा इनके जो जो दरबारी संगीतज्ञों में से एक थे। मूव टू द कोर्ट ऑफ बहादुर शाह गुजरात, जो है बहादुर शाह जो गुजरात के सुल्तान थे, उनके यहाँ चले गए, एंड इज सेड टू हैव कंपोज द मेलोडी बहादुरी, एक जो है उन्होंने गीत, स्वर में गीत की रचना बहादुरी के नाम की, टू कमेमोरेट हिज पैटर्न्स नेम, ताकि अपना जो क्या कहते हैं, अपने जो पैटर्न थे यानी कि बहादुर शाह के नाम को जो है का गुणगान कर सके, उनको जो है जीवित रख सकें, मतलब स्मरण करने के लिए। अच्छा, दूसरे एक शासक जो है मान सिंह तोमर के बाद उसी वंश के हुए विक्रमाजीत, विक्रमादित्य, ये 3-4 नाम मिलते हैं उनके, विक्रमाजीत या विक्रमादित्य, विक्रमशाही। विक्रमाजीत और विक्रमशाही मुस्लिम जो इतिहासकार हैं उन्होंने वर्णन किया है, और जो है तो इनका टाइम है 1517 से 26 में, और तानसेन को जो टाइटल दिया गया था, तानसेन का वैसे कई नाम मिलते हैं, लेकिन तनुराम पांडे माना जाता है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आया भी है तनुराम पांडे, हालांकि कुछ और भी नाम मिलते हैं, लेकिन तानसेन को जो उपाधि दी थी, किसने दी थी? विक्रमजीत या विक्रमादित्य या विक्रमशाही ने दिए थे। ये लोधी वंश के जो शासक थे उनके समकालीन थे, और इब्राहिम लोधी के जो हैं, क्योंकि लोधियों का ग्वालियर पर अधिकार हो गया था और फिर उनके प्रति ये वफादार बन रहे। और पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुई थी, उसमें इब्राहिम लोधी के पक्ष में ये जो है विक्रमजीत लड़ रहे थे और युद्ध स्थल पर ही मारे गए थे। डाइड बिसाइड, यानी कि 2 इन्फॉर्मेशन होगी, एक तो तानसेन को जो टाइटल दिया था इन्होंने विक्रमजीत ने, और दूसरी बात यह है कि इब्राहिम लोधी डाइड बिसाइड, साथ साथ इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत,
1520, जैसे हम जानते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की जो प्रथम युद्ध 1526 में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और युद्ध स्थल पर ही मारा गया था। साथ साथ विक्रमजीत भी मारे गए थे, यानी कि ये बाबर के खिलाफ लड़ रहे थे। ओके, अब क्योंकि हमने तानसेन का जिक्र किया है तो इसलिए तानसेन पर भी एक संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हाँ, ये थोड़ा देख लेते हैं। तानसेन बहुत इनके जन्म और मृत्यु के लेकर अलग अलग बुक्स में अलग अलग जो है डेट हैं। तो एक हमने जनरल मान ली है 1555 से 1610 तक, लेकिन 1506 भी है और 1532 में इसका जन्म माना जाता है, 1520 में भी इनका जन्म माना जाता है और ग्वालियर के समीप एक गाँव में इनका जन्म हुआ था। और डेथ के इनके जो देहांत के विषय में भी ये 3 डेट मैंने लिखी है और ये चौथी ये है 1610 यानी 1589, 1585, 1588, तो अलग अलग डेट है। तो रफली हम ये मान सकते हैं कि ये जो है ये था रामतनु पांडे। हालांकि इनके और भी नाम मिलते हैं, लेकिन जनरली ये मिलता है कि रामतनु पांडे थे। और इनके जो गुरु थे, इनके जो स्वामी हरिदास जो वृंदावन में थे, वहाँ ये करीब 11-12 साल अध्ययन किया इन्हें संगीत का। और ये बाद में जो है क्या कहते हैं, जो रीवा के शासक थे रामचंद्र, उनकी श्रेणी में चले गए थे, उनके कोर्ट में चले गए थे, लेकिन बाद में फिर अकबर के संपर्क में भी आए। तो कहने का मतलब है जब अकबर के संपर्क में आए तो अकबर के नवरत्नों में ये शामिल हुए थे। अभी थोड़ी सी और आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी और क्लियर होंगी चीज़ें। तो अकबर के नवरत्नों में से थे ये। और कंठाभरण वाणी विलास की जो उपाधि थी, अक्सर आती है, किसकी थी, ये तानसेन की थी, जो अकबर के द्वारा दी गई थी। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। और अकबर के जो नवरत्न थे उनकी लिस्ट है, अक्सर सभी बुक्स में मिल जाती है, फिर भी इसको बता देते हैं। राजा बीरबल, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह को राजा मानसिंह तोमर न समझा जाए, राजा मानसिंह ये कछुआ राजपूत थे आमेर के। अच्छा, राजा टोडरमल, हकीम हुम्माम, मुल्ला दुप्याजा, फैज़ी, अबुल हजल, ये दोनों भाई थे। रहीम और तानसेन ये अकबर के नवरत्न माने जाते हैं। तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन, मियाँ तानसेन। अच्छा, इनके संरक्षण जैसे मैंने बताया पहले, रामचंद्र ऑफ रीवा के शासक थे ये रामचंद्र। रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो वहाँ के शासक के इनके पहले संरक्षक थे और अकबर इनके बाद में संरक्षण बने। अकबर ने ही इनको रीवा से अपने यहाँ बुलाया और फिर अकबर के दरबार से जुड़े रहे ये। अच्छा, तो इनके 2 पैटर्न्स संरक्षक आप समझ सकते हैं रफली। रामचंद्र इनके थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, आया है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि किस पहले अकबर के दरबार में जुड़ने से पहले कहाँ थे ये, तो रीवा के जो शासक थे रामचंद्र, उनके दरबार से जुड़े हुए थे ये। अबुल फजल नेम्स 36 म्यूजिशियन। अबुल फजल ने आइन अकबरी में जो है ये अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार थे और उन्होंने अपनी जो कृति है आइन अकबरी, जो अकबरनामा का 3rd पार्ट है, उसमें जो है 36 संगीतज्ञों का उल्लेख किया है और जो वोकल और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में एक्सपर्ट थे, यानी कि वाद्य यंत्र संगीत और स्वर संगीत या कंठ संगीत। वोकल का मतलब जो वॉइस से हो, यानी कि आवाज़ है, स्वर संगीत से संबंधित है, कंठ संगीत भी कहते हैं। और इंस्ट्रूमेंटल जो वाद्य यंत्र बजाते थे, जो किसी को भी यंत्र में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, उनकी टोटल संख्या अबुल फजल ने कितनी बताई, 36। अकबर के दरबार में थे ये। और These 10 वर फ्रॉम ग्वालियर से थे। अब आप देख सकते हैं कि ग्वालियर का संगीत के रूप में कितना बड़ा महत्व था उस मध्यकाल में, क्योंकि 36 में से जो 10 जो है ग्वालियर से आए थे, यानी कि ग्वालियर उस वक्त जो है संगीतज्ञों की एक प्रकार से जननी था। द लीडिंग सिंगर वाज मियाँ तानसेन ग्वालियर। जैसे उस समय के अग्रणी जो गायक थे तानसेन, वो भी ग्वालियर से थे। अच्छा, आगे देखते हैं। इस पेज पर हमने कुछ तानसेन ने जो राग की जो इन्वेंट किए हैं, आविष्कार किए उनके द्वारा, तो उसकी लिस्ट है। मियाँ की टोढ़ी,
ये सुबह मॉर्निंग राग है, सुबह का राग है। मियाँ की मल्हार सीजनल राग है, मौसमी राग। मियाँ की सारंग मिड डे मध्याह्न का राग है। ये दरबारी कान्हड़ा, ये कान्हड़ा जी है, ये क्या है, नाइट राग है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आए भी अलग अलग एग्ज़ाम में। तो ये किसने हैं, चारों इन्हीं के हैं ये। अच्छा जैसे कि हम जानते हैं कि ये जाने माने, अपने समय के जाने माने संगीतज्ञ थे तानसेन। तो अबुल फजल जो, जैसे मैंने कहा है कि अकबर के दरबारी इतिहासकार थे, इनकी प्रशंसा में लिखते हैं तानसेन की, इंडिया हैड नॉट सीन ए सिंगर ऑफ हिज टैलेंट फॉर द लास्ट 1000 ईयर्स। भारत ने पिछले 1000 वर्षों में ऐसा गायक नहीं दे, ऐसा प्रतिभावान गायक नहीं, प्रतिभा संपन्न गायक नहीं देखा है जितना कि तानसेन थे। ये अबुल फजल ने तानसेन की प्रशंसा में आईन अकबरी में लिखते हैं। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है तुजू के जहांगीरी में भी तानसेन का वर्णन किया है, ऐसा ही कहा है उनके बारे में। अच्छा, ये तो तुजू के जो है जहांगीरी किसकी ऑटोबायोग्राफी है, जहांगीर की। द लिटरेरी, अच्छा कुछ इनके बारे में क्या कहते हैं, किस्सा गोई भी है, उपाख्यान जिसको आप कहते हैं। द लिटरेरी सोर्सेज रिकाउंट फैंटास्टिक एनेक्डोट्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ हिज दीपक राग। जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके जो फैंटास्टिक, जो अनोखे वृतांत हैं, उपाख्यान हैं, उसका भी वर्णन करते हैं। यानी कि कुछ साहित्यिक स्रोत जो हैं अनोखे या आश्चर्यजनक या अद्भुत जो है उपाख्यानों का वर्णन करते हैं साहित्य स्रोत। किसके, दीपक राग के प्रभाव के। किसके, जब तानसेन दीपक राग गाते थे उसके क्या प्रभाव होते थे। इट वॉज बिलीव दैट तानसेन मेलोडीज कुड मेक रेन फॉल आउट ऑफ सीजन। ऐसा माना जाता था, ये उपाख्यान है उस वक्त जो है, ये प्रचलित उपाख्यान है कि तानसेन जो है बिना वर्षा ऋतु के भी वर्षा करा देते थे। उनकी जो गीत थे, उनकी जो मेलोडी थी, स्वर में जो गीत थे, वो इतने प्रभावशाली थे कि बिना वर्षा ऋतु के भी वर्षा हो जाती थी। वाइल हिज रागा वर सपोज टू सेट कैंडल्स अलाइट, और ऐसा माना जाता था कि उनके जो राग थे वो दीपक को प्रज्वलित कर देते थे, ऐसा माना जाता था। ये एनेक्डोट्स हैं उस वक्त, यानी कि उपाख्यान है। अच्छा, इन्हीं के समकालीन एक संगीतज्ञ होते, वो भी महान संगीतज्ञों में माने जाते हैं भारत के, बैजू बावरा ने कहा है तानसेन के विषय में, गॉड हैज़ नॉट गिवन ईयर्स टू शेषनाग। शेषनाग नाग हैं, भगवान ने शेषनाग को कान नहीं दिए, कर्ण नहीं दिए हैं, डेलिबरेटली, जानबूझकर। अदरवाइज द एंटायर अर्थ, द स्काईज टू, otherwise the entire earth and the skies too reverberate with the songs of तानसेन। ईश्वर ने, भगवान ने जानबूझकर शेषनाग को कान नहीं दिए, अन्यथा ये संपूर्ण पृथ्वी और आकाश भी उन तानसेन के गीतों से गुंजायमान हो जाते। ये उनकी प्रशंसा में, उनकी जो महानता थी उसके विषय में उनके समकालीन संगीतज्ञ बैजू बावरा के शब्द थे। ओके।